to explain each and everything about UPS. So welcome and आज का सेशन जो है वो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में देने के लिए, क्योंकि ये सेशन आज हम लोगों ने अनाउंस किया था हिंदी में, और कोशिश करूंगा कि पूरा कवर करूंगा। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी, और जो लोग अभी करंट सर्विस के हैं उनके लिए भी। तो मैं कोशिश करूंगा ये सेशन को पूरा का पूरा हिंदी में करने के लिए, राइट। तो थैंक यू वेरी मच एंड we'll start here, and for next 40 minutes 50 minutes I'll give you the details। अगर आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप उसको होल्ड करिए, और सेशन के बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो मैं आंसर कर सकता हूं वो मैं सेशन के बाद करने की कोशिश करूंगा। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं बिगिन करता हूं अपना प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ऑल बीइंग पार्ट ऑफ टुडे सेशन ऑन यूपीएस। ओके, सो लेट अस गो लिटिल बैक। यूपीएस लॉन्च हुआ अभी, और एनपीएस लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2004 को ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट योर फोन्स प्लीज, so that there will be no voice. All participants to mute your phones. Okay. So this was what basically the need was felt। काफी लोगों ने जब एनपीएस के दौरान पिछले 2 दशक के अंदर काफी लोगों ने कुछ फीडबैक दिए। ये बोला गया कि सर हमारा जो पेंशन है वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक होना चाहिए, लॉन्गेविटी रिस्क है, जिस तरह से आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है तो क्या हमारा पेंशन एडिक्वेट होगा कि नहीं होगा। ये सब प्रश्न लोगों ने एनपीएस के दौरान पूछे। तो उसको उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने एक ऑप्शन दिया आप लोगों के लिए कि अगर आप चाहें तो एक ऑप्शन यूज करते हैं जिसके अंदर अब ये चीजों की बात करेंगे कि इन्फ्लेशन के साथ लिंक है कि नहीं है, किस तरह से लॉन्ग टर्म आपका जो एडिक्वेट आपका रिस्क कवर हो रहा है कि नहीं करा। तो सरकार ने आप लोगों को ये ऑप्शन दिया है जो है कि यूपीएस। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं यूपीएस क्या है। और पिछली जो भी अभी अगली मैंने अराउंड 7-8 स्लाइड में बात करूंगा, मैं बहुत आराम से आप लोगों को कोशिश करूंगा अबाउट यूपीएस प्लान। सो यूपीएस क्या है? यूपीएस जो है एक ऑप्शन है अंडर एनपीएस। ऐसा नहीं है कि एनपीएस बंद हो गया। यूपीएस एक ऑप्शन दिया गया है आपको एनपीएस के अंदर ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अभी यूपीएस किसी और लोगों के लिए नहीं है। दिस इज ओनली गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हुआ है। और ये जो यूपीएस है एज कंपेयर टू एनपीएस आपको एक अश्योरेंस देने की बात कर रहा है कि हम आपको इतना अश्योरेंस देते हैं कि अगर आपकी इतनी सर्विस होती है और आपका कुछ और कंडीशन है तो हम आपको इतना क्या करेंगे, आपको इतना अश्योरेंस देते हैं कि आपको ये पे आउट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि एनपीएस में नहीं है। तो 2 पॉइंट, एक ये एनपीएस के अंदर आता है, और दूसरा पॉइंट यूपीएस के अंदर आपको अश्योरेंस देने की सरकार ने वादा किया है। अब एप्लीकेबिलिटी, कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं? तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो लोग कवर हैं फ्रॉम April 1, 2025 आप लोग कर सकते हैं। नए लोग न्यू रिक्रूट वो ज्वाइन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस, सुपर एनुएटेड और वॉलंटरी रिटायर्ड और रिटायर्ड अंडर FR 56J ऑन और बिफोर March 31 वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी का अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुका है तो उनकी जो लीगली वेडेड स्पाउस हैं वो लोगों को भी यह मौका दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो यूपीएस को ऑप्ट कर सकते। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अंदर सब लोग इन चीजों को यूज कर सकते हैं। नाउ टाइमलाइन, क्या टाइमलाइन दिया है सरकार ने? सरकार ने इसमें आपको टाइमलाइन दिया है 3 महीने का, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अभी ये समय है, तो इसका मतलब इस महीने के आखिर जून के लास्ट तक आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको यूपीएस के अंदर ऑप्ट करना है, ऑप्शन लेना है, कि आपको एनपीएस को ही कंटिन्यू करना है। तो जो लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं या लोग जो रिटायरीज हैं उनके लिए ऑप्शन है, और जो लोग नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए 30 दिन का समय होगा, या तो वो एनपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं या वो यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हमने 2-3 चीजें का किसके ऊपर अप्लाई होता है, कितना समय अभी सरकार ने दिया है। अभी कल उसको सरकार एक्सटेंड करती है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी जो समय दिया है सरकार ने दैट इज अबाउट लास्ट ऑफ दिस मंथ, राइट। सो नाउ लेट अस गो फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि यूपीएस के अंदर क्या क्या बेनिफिट या क्या हमारे ऊपर, अब हमने अगर ऑप्ट कर लिया यूपीएस को तो किस तरह से इसको एनरोल कर सकते हैं।
So employee can exercise the option to enroll यूपीएस इन द फॉलोइंग मैनर। नंबर वन, इसमें दो ही फॉर्म है ज्वाइन करने के लिए, एक फॉर्म है A1 और एक फॉर्म है A2। जो नए लोग हैं, न्यू रिक्रूट्स, और वो यूपीएस को ऑप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए A1 फॉर्म है। और ये आप सबमिशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने नोडल ऑफिसर, अपने ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर के थ्रू भी कर सकते हैं। माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस, अगर आप एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, तो आप लोगों के लिए A2 फॉर्म है, ये भी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं या ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर के थ्रू कर सकते हैं। तो दो ही फॉर्म है एंट्री करने के लिए, A1 और A2। और जब हम एग्जिट करेंगे तो B1 से लेके B6 फॉर्म है। तो ये फॉर्म जो है हम अभी एंटर कर रहे हैं, तो हमारे पास दो फॉर्म है, A1 A2। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, irrevocability, option for UPS once exercise is final and cannot be changed। अगर आपने यूपीएस को ऑप्ट कर लिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको इसी में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसके अंदर रिवर्स नहीं आ सकते हैं। तो अगर आप ये ऑप्शन ले रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक सोच समझ करके, विद ऑल योर केयर एंड ड्यू डिलिजेंस, यू मस्ट सेलेक्ट योर यूपीएस, बिकॉज अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया देन यू कैन नॉट कम बैक। और अगर आप फेल होते हैं एक्सरसाइज करने में, जो हमने अभी सरकार ने जो समय दिया है, अगर उस दौरान हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब सरकार ये सोचेंगे कि आप लोगों को एनपीएस में ही कंटिन्यू करना है, आपको यूपीएस में ऑप्ट नहीं करना है। तो या तो ऑप्ट करिए, अगर आप ऑप्ट नहीं करेंगे तो वी विल कंसिडर यू इन एनपीएस ओनली एंड यू विल कंटिन्यू इन एनपीएस। अब आता है कि अगर मैंने यूपीएस को ऑप्ट करा तो क्या होगा। तो अगर आप यूपीएस को ऑप्ट करेंगे तो आपका जितना भी कॉर्पस था अभी तक, आपने एनपीएस के अंदर टीयर 1 अकाउंट के अंदर जो भी आपने कॉर्पस इकट्ठा किया है, वो पूरा का पूरा कॉर्पस आपका शिफ्ट हो जाएगा। किसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा? यूपीएस के अंदर, पूरा का पूरा कॉर्पस आपका। और इस कॉर्पस को हम बोलेंगे सर इंडिविजुअल कॉर्पस। सो प्लीज रिमेंबर, हम आपका पैसा एनपीएस वाला पूरा का पूरा पैसा जो भी टीयर 1 अकाउंट के अंदर है, उसको शिफ्ट कर देंगे यूपीएस के अंदर, और जो अमाउंट होगा उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल कॉर्पस। ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ इंडिविजुअल कॉर्पस, ये हर स्लाइड के अंदर आएगा, इंडिविजुअल कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस। तो यू बी वेरी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिविजुअल कॉर्पस। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मेरा एनपीएस का अकाउंट है, क्या मैं उसको बंद करूं या उसको कंटिन्यू करूं। तो अगर आप चाहें तो एनपीएस अकाउंट को क्या कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि जो आपका एनपीएस का अकाउंट है उसको शिफ्ट कर दीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने यूपीएस को ऑप्ट कर लिया है, उसको आप शिफ्ट करके ले जाइए प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और वहां पर आप उसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हमारे पास फॉर्म है। अगर हमने एक बार ज्वाइन कर लिया तो वापस नहीं आ सकते हैं, और अगर आपने ज्वाइन किया यूपीएस, ऑप्ट किया यूपीएस, तो जो आपका एनपीएस का कॉर्पस होगा वो पूरा का पूरा कॉर्पस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम समझ रहे हैं कि आपने यूपीएस के अंदर ज्वाइन कर लिया, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, आपका एनपीएस का कॉर्पस जो है यूपीएस के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा, अब हर महीने हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किसके अंदर, जैसे आप लोग एनपीएस में कर रहे थे वैसे ही अब आपका इन्वेस्टमेंट होगा किसके अंदर, यूपीएस के अंदर होगा। अब कितना अमाउंट हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना सरकार इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। So contribution of the employee will be 10% of the basic pay and DA। आप लोग अपना बेसिक और टीए का हर महीने 10%, जैसा आप लोग एनपीएस में करते थे वैसा ही वैसा आप यूपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। आपका पैन नंबर चेंज नहीं होगा, जो आपका पुराना पैन नंबर था वही टैग हो जाएगा अब यूपीएस से, और ये पैसा आपका जो है इंडिविजुअल कॉर्पस में जाएगा। अब इतना ही कंट्रीब्यूशन, मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करेंगे। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो कंट्रीब्यूट 10% ऑफ योर बेसिक पे एंड डीए। इसका मतलब आपका 20% पैसा, 10% आपका, 10% सरकार का, ये 20% पैसा इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर हर महीने इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो पहले से पैसा आया एनपीएस का पैसा, और जो अब आप हर महीने पैसा डालेंगे, ये टोटल अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल कॉर्पस बोलेंगे। हर महीने ही आपका पैसा बढ़ता जाएगा।
अब इसके अंदर एक और चीज सरकार कर रही है, जैसा कि आपको पता है कि एनपीएस में सरकार 14% डाल रही थी, यहाँ पर सरकार 18.5% डाल रही है। 10% आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में वो इन्वेस्ट करेंगे और 8.5% वो इन्वेस्ट करेंगे पूल कॉर्पस के अंदर। आपकी बेसिक पे का डीए का सेंट्रल गवर्नमेंट एक पूल कॉर्पस बनाया है, उस पूल कॉर्पस के अंदर ऑन एग्रीगेट बेसिस ये पैसा जमा किया जाएगा। इसका मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सब लोगों का 8.5% पैसा इस पूल कॉर्पस के अंदर हर महीने डाल दिया जाएगा और ये पूल कॉर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करेगा। आपके पास राइट है अपने इंडिविजुअल कॉर्पस को मैनेज करने का, तो आप अपने इंडिविजुअल कॉर्पस को आप लोग मैनेज करेंगे और पूल कॉर्पस को सरकार मैनेज करेगी। इसका मतलब इसमें आपका टोटल पैसा यूपीएस के अंदर 28.5% होगा, 10% आपका और 18.5% सरकार का, जो कि एनपीएस में 14% था। तो इसका मतलब 4.5% का बेसिक पे का डीए का आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि सरकार करेगा इन यूपीएस। सो लाइक एनपीएस, यूपीएस इज ऑल्सो ए फंड बेस्ड सिस्टम। ये भी फंड बेस्ड सिस्टम है जिसमें आप लोग रेगुलर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट से जो अमाउंट बनेगा इंडिविजुअल कॉर्पस, उससे जो भी मैंने आपको बोला कि यूपीएस के अंदर सरकार आपको एश्योरेंस देने की बात कर रही है, ये एश्योर्ड पे आउट आप लोगों को दिया जाएगा। ये कैसे दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, इसके बारे में हम अभी पूरा डिटेल में बात करेंगे। सो इन दिस स्लाइड वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा कितना कंट्रीब्यूट होगा, सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगी और ये कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ जाएगा। तो दो चीजें मैंने बात करी, आपका 10%, सरकार का 10% इंडिविजुअल कॉर्पस में जाएगा और एक एडिशनल 8.5% जो सरकार डालेगी वो जाएगा पूल कॉर्पस में। तो यूपीएस भी क्या है, एक फंड बेस्ड सिस्टम। ओके, नाउ अगर हम ये सब इन्वेस्टमेंट करेंगे हर महीने तो कहाँ करेंगे, अब ये क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट चॉइस दिया गया है। तो जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है ना, जहाँ पर आप लोग 10% डाल रहे हैं और सरकार 10% डाल रही है, उस कॉर्पस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल, एवरी एम्प्लॉय कैन मैनेज। वो आपका पैसा कहाँ जा सकता है, अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं लेते हैं तो डिफॉल्ट पैटर्न में चला जाएगा, जैसा कि अभी काफी लोगों का एनपीएस का पैसा डिफॉल्ट पैटर्न में जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा डिफॉल्ट पैटर्न में नहीं जाए, तो आपके पास ऑप्शन है, आप 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाल सकते हैं, LC50 में डाल सकते हैं, LC25 में डाल सकते हैं। LC50 और LC25 ये लाइफ साइकिल फंड है, ऑटो चॉइस फंड है। इसमें आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी इक्विटी कम होता जाएगा। 35 ईयर्स तक LC50 में इक्विटी 50% रहेगा और जैसे जैसे आप 35, 36, 40, 45, 50, 55 के करीब पहुंचेंगे, आपका पूरा इक्विटी कम हो जाएगा और सिर्फ 10% इक्विटी रह जाएगा। LC25 में 25% इक्विटी से स्टार्ट होगा और जब आप रिटायर होंगे तो आपका इक्विटी सिर्फ 5% रहेगा। तो ये अच्छे ऑप्शंस हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करा तो हम ये कंसीडर करेंगे कि आपको अपना पैसा डिफॉल्ट पैटर्न में ही इन्वेस्ट करना। अब इनको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इन फंड मैनेजर को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको अगर आप चाहें तो 1 साल में एक बार चेंज भी कर सकते हैं और आप लोग उसको इस साल में एक बार चेंज कर सकते हैं। और आपका जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है LC50, LC25, इसको आप चेंज कर सकते हैं 2 बार 1 साल का। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप मैनेजर को चाहें या LC50, LC25 कुछ भी चाहें, आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ सेलेक्ट नहीं करा, देन डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विल प्रिवेल इन केस सच ऑप्शंस आर नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द सब्सक्राइबर। So I hope you are clear about this investment choices which are available in UPS also. और जो पूल कॉर्पस की बात करी वो सरकार अपने आप मैनेज करेगी। अब आप हर महीने अपना पैसा डालेंगे, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फंड मैनेजर सेलेक्ट करेंगे, तो ये अमाउंट आपका कहलाया जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस। और आपको जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है वो हर महीने आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर ये इंडिविजुअल कॉर्पस रिफ्लेक्ट करेगा। अब अगर आपने कुछ पार्शियल विड्रॉल किया, जैसे एनपीएस में हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते थे, वैसे यूपीएस में भी कर सकते हैं।
अगर आपने कुछ पार्शियल विड्रॉल किया या आपने कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करा, एक्स्ट्रा वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करा, तो आईसी के अंदर फ़र्क पड़ सकता है। आईसी ज़्यादा भी हो सकता है, आईसी इस कारण कम भी हो सकता है। अब यूपीएस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बनेगा, ये इंडिविजुअल कॉर्पस को कंपेयर किया जाएगा बेंचमार्क कॉर्पस के साथ। अब बेंचमार्क कॉर्पस क्या है सर? ये बेंचमार्क कॉर्पस एक स्टैंडर्ड है, एक बेंचमार्क है। अगर आप सोचिए आपका पैसा हर महीने डिफ़ॉल्ट पैटर्न में जा रहा है और आपने कभी कोई पैसा पार्शियल विड्रॉल नहीं करा, आपने कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं करा, हर महीने आप पैसा दे रहे हैं और आपका पैसा डिफ़ॉल्ट पैटर्न में जा रहा है और आपने कोई ब्रेक भी नहीं लिया। पूरा का पूरा जितनी आपकी सर्विस थी, उस दौरान आपका हर महीने पैसा डिफ़ॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्ट हो गया। तो क्या अमाउंट बनेगा? उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? बेंचमार्क कॉर्पस। अब इस बेंचमार्क कॉर्पस को कंपेयर किया जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस या इंडिविजुअल कॉर्पस को कंपेयर किया जाएगा बेंचमार्क कॉर्पस के साथ। तो जब आप सुपर एनुएट होंगे, रिटायर होंगे, तो इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस का कंपैरिजन होगा। ये आप लोग अभी से देखना चाहिए कि मेरा इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा है कि कम है। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हुआ, तो जो आपको एडमिसिबल पे आउट, ये एडमिसिबल पे आउट मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्लियर करूंगा। देन एडमिसिबल पे आउट शैल बी proportionally reduced unless the shortfall is replenished। अगर आपका आईसीबीसी से कम हुआ तो पेंशन अमाउंट कम हो सकता है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि जब तक आप सुपर एनुएट रिटायर नहीं होते हैं, तब तक अगर आप चाहें तो जो भी शॉर्टफॉल है, उस शॉर्टफॉल को क्या कर सकते हैं? रीप्लेनिश, उसमें इसको डाल करके बराबर कर सकते हैं। और अगर आपका आईसी बीसी के बराबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर आपका आईसी बीसी से ज़्यादा हुआ, जो कि ज़्यादातर लोगों का हो सकता है, तो क्या होगा? जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपका होगा आईसी के अंदर ओवर बीसी, ये पूरा का पूरा अमाउंट जब आप रिटायर होंगे आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस स्लाइड के अंदर हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट चॉइस क्या है और उससे जो मेरा पैसा बनेगा उसको इंडिविजुअल कॉर्पस बोलेंगे। ये इंडिविजुअल कॉर्पस कंपेयर किया जाएगा बेंचमार्क कॉर्पस के साथ। अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हुआ तो आपका पे आउट कम हो जाएगा, बराबर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा हुआ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा इंडिविजुअल कॉर्पस को क्रिएट किया है, ये आपके रिटायरमेंट के टाइम आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो आईसी मस्ट बी इक्वल टू बीसी for getting the right benefits, right? That is what is very very important। So आप लोग कैसे देखेंगे सर? आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो सीआरए है वो हर महीने आपको स्टेटमेंट देगा, आपको स्टेटमेंट में फॉलो करना है कि मेरा आईसी और बीसी में क्या फर्क है कि नहीं। और अगर वो ज़्यादा है तो देन इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। आई उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कंटिन्यू। नाउ विल गो फर्दर एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी आपने जो बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, ये क्या-क्या बेनिफिट। तो अगली 2-3 स्लाइड के अंदर अब हम सब बेनिफिट्स की बात करेंगे। पहले कुछ कंडीशंस हैं, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। पहली कंडीशन डिस्कस कर ली कि आपका आईसी बीसी के बराबर होना चाहिए। आईसी बीसी से कम होगा तो प्रॉब्लम होगा या पे आउट कम हो सकता है। अब बेनिफिट क्या है? अगर इन केस एन एम्प्लॉई सुपर एन्युएटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एन्युएशन, इसका मतलब यूपीएस के अंदर बेनिफिट मिलेगा अगर आपका सर्विस कम से कम 10 साल है। अगर आपका सर्विस 10 साल से कम है तो यूपीएस लागू नहीं होगा। In case government retiring an employee under the provisions of FR 56J, which is not a penalty under Central Civil Services, then also from date of retirement। तो यहाँ पर जो आप अगर 10 साल का आपका सर्विस है और आप किसी कारणवश उसके बाद कंटिन्यू नहीं करा, तो जो आपको पेंशन मिलेगा वो पेंशन आपको डेट ऑफ सुपर एनुएशन से ही मिलेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट रिटायर कर रही है किसी को, देन फ्रॉम द रिटायरमेंट डेट। और अगर किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर, देन फ्रॉम द डेट सच एम्प्लॉई सुपर एनुएटेड। इस केस में भी जो पेंशन होगा वो आपको सुपर एनुएशन डेट से ही मिलेगा। तो यहाँ पर 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है 10 साल और एक है 25 साल। अगर आपका सर्विस 10 साल से कम है तो यूपीएस लागू नहीं होगा, और अगर आपका सर्विस 25 साल से ज़्यादा है तो 25 साल के ऊपर जो भी सर्विस है वो हम 25 मैक्सिमम इसमें काउंट कर रहे हैं। और अगर किसी का सर्विस 10 साल से 25 साल के बीच में हुआ तो क्या होगा? आपका पे आउट इतना रिड्यूस हो सकता है।
तो ये सेकंड कंडीशन है कि आपका सर्विस पीरियड कितना है। तो पहला कंडीशन हमने देखा आईसीबीसी और दूसरा कंडीशन है आपका सर्विस कितना है। अब क्वेश्चन ये आता है हु विल क्वालिफाई सर्विस, मेरा सर्विस कितना हुआ ये कौन क्वालिफाई करेगा। ये पीएफआरडी हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो आपका हेड ऑफिस है जब आप रिटायर होंगे तो वो क्वांटिफाई करेगा इस एम्प्लॉय का टोटल सर्विस कितना है, कितने मंथ का कितने ईयर्स का इन लोगों ने सर्विस किया। तो यहाँ पर यू शुड रिमेंबर कि 10 ईयर से कम हुआ तो यूपीएस लागू नहीं होगा, और अगर 25 साल से ज्यादा हुआ तो फुल बेनिफिट है, लेकिन 10 से 25 के बीच में हुआ तो उतना प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो सकता है। अब ये जो मैंने आपसे बात किया, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बेनिफिट व्हिच इज बीइंग एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूपीएस वर्ड बाय वर्ड। नंबर 1, एश्योर्ड पे आउट। सरकार ने आपको अश्योरेंस देने की बात करी है। क्या अश्योरेंस देने की बात करी है? अश्योर्ड पे आउट विल बी 50% ऑफ 12 मंथ एवरेज बेसिक पे immediately prior to superannuation. Assured payout is payable after 25 years of qualifying service. In case of lesser qualifying service, proportionate payout would be admissible. So I hope already I have covered. You people must have understood कि अगर जो भी आप सुपर एनुएट होंगे तो जो भी आपके लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक पे होगा, यहाँ डीए नहीं है, उसका 50% आपको अश्योर्ड पे आउट देने का वादा सरकार ने किया है, लेकिन उसमें आपका जो ईयर ऑफ सर्विस है वो 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर 25 साल से वो कम हुआ तो पे आउट उतना कम हो जाएगा। ये है सर अश्योर्ड पे आउट का मतलब। मिनिमम गारंटी पे आउट इन यूपीएस, द बेस्ट थिंग इज दैट गवर्नमेंट इज गिविंग यू ए गारंटी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। अगर आपका सर्विस 10 साल है और आपका आईसीबीसी के बराबर है, तो अगर आपका पेंशन कम भी बनता है तो भी सरकार बोल रही है कि हम आपको 10,000 रुपए का पेंशन देने का वादा करते हैं। सो मिनिमम गारंटेड पे आउट विच इज वेरी वेरी गुड इन यूपीएस। इन एनपीएस ऐसा कोई गारंटी नहीं है। फाइनल विड्रॉल, आप वॉलेंटरली विड्रॉ कर सकते हैं 60% ऑफ द कॉर्पस इन प्रान आईसी और बीसी विचएवर इज लोअर इज अलाउड। तो जैसे एनपीएस के अंदर हम टोटल कॉर्पस का 60% विड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह से हम यूपीएस के अंदर भी जब आप रिटायर होंगे तो जो आपका आईसी और बीसी जो भी कम है उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो अश्योर्ड पे आउट है, इस अश्योर्ड पे आउट को हम कन्वर्ट कर देंगे एडमिसेबल पे आउट में। ये कैसे कन्वर्ट होगा सर? अश्योर्ड पे आउट शैल बी प्रोपोर्शनली रिड्यूस्ड इफ आईसी इज लेस देन बीसी एंड यू हैव मेड ए फाइनल विड्रॉल। तो हमने अश्योर्ड पे आउट में देखा सर 50% ऑफ द लास्ट 12 मंथ बेसिक पे और आपका सर्विस कितना है। अब दो और कंडीशन, एक है आईसीबीसी के बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आईसीबीसी से कम हुआ तो पे आउट कम होगा, और आपने फाइनल विड्रॉल कितना किया, अगर आपने 60% विड्रॉल कर लिया तो उसका मतलब 0.40% का आपको पे आउट रह जाएगा। तो एडमिसेबल पे आउट जो है, दिस इज द फाइनल पे आउट पेंशन यू पीपल विल बी गेटिंग। इसमें 3 कंडीशन है सर। पहला कंडीशन आपका सर्विस कितना है, 10 से 25 के बीच में है कि 25 से ज्यादा है। अगर 25 से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आईसीबीसी के बराबर है कि आईसीबीसी से कम है, अगर बराबर है ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कम हुआ तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। और लास्ट चीज क्या है? लास्ट है आपने कितना विड्रॉ करेंगे। अगर कोई आदमी बोलता है सर मैंने कुछ भी विड्रॉ नहीं करूंगा, एवरीथिंग विल बी फॉर पेंशन ओनली, तो इसका मतलब आपका एश्योर्ड पे आउट विल बी इक्वल टू एडमिसेबल पे, right? So this is admissible payout formula I will share in the next slide. लेकिन ये अल्टीमेट जो है आपका पेंशन पे आउट की जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग एज ए पेंशन। मंथली टॉप अप, ये जो मंथली टॉप अप है दिस इज अप्लाइड ओनली टू द पीपल हु हैव ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम 31 मार्च से पहले, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, ये उनके लिए अप्लाई होता है। अगर वो यूपीएस में ऑप्ट करते हैं तो उनको जो एनपीएस में बेनिफिट मिल रहा था उस बेनिफिट के ऊपर अगर यूपीएस में कुछ और बेनिफिट मिल सकता है तो उसको अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? मंथली टॉप अप बोलेंगे। आपको एडिशनल पेंशन अगर मिल सकता है, जो आपको एनपीएस में से पेंशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर अगर आपको कुछ पेंशन मिल सकता है तो उसको हम बोलेंगे मंथली टॉप अप।
So admissible payout, current employees or top up for the employees who are already retired. इन दोनों का अगर अनफॉर्चुनेट डेथ होता है तो फैमिली पे आउट दिया जाएगा फैमिली को। यहाँ पर फैमिली को डिफाइन किया गया है, फैमिली इज द लीगली वेडेड स्पाउस एज ऑन डेट ऑफ सुपर एन्युएशन एंड रिटायरमेंट। जब आप रिटायर होंगे, सुपर एन्युएट होंगे, तो जो आपका लीगली वेडेड स्पाउस होगा उन लोगों को फैमिली पे आउट कितना है, 60% ऑफ द एडमिसिबल पे आउट और द मंथली टॉप अप, इसका 60% फैमिली मतलब स्पाउस को दिया जाएगा। और ये सब चीजें जो हैं वो लिंक है किसके साथ, आपका जो एडमिसिबल पे आउट है या फैमिली मंथली टॉप अप है या फैमिली पे आउट है, हर एक के साथ महंगाई डियरनेस रिलीफ लिंक कर रखा है। So something अच्छी very good is that your pension will increase as per inflation, which is very very important if you are looking at a retirement. So ये सब benefits हैं, assured payout, admissible payout, final withdrawal, minimum guarantee, monthly top up, family payout, and the dearness relief. Now let us go to the right side of my screen. Right side of the screen says there is something called as a lump sum payment mode. So lump sum payment is equivalent to 10% or you can say 1/10 of your last drawn basic pay and DA for every completed 6 months of qualifying service. लमसम पेमेंट आपको दिया जाएगा जब आप रिटायर होंगे, तो जो भी आपकी लास्ट मंथ का बेसिक पे और डीए होगा, वो लास्ट मंथ के बेसिक पे डीए का इंटू 10% इंटू जितने भी आपने सर्विस करी है उसमें जितने आपके 6 मंथ आते हैं। इसका मतलब अगर किसी ने 25 साल का सर्विस किया तो इसका मतलब वहां 50 6 मंथ आएंगे। जो भी उनका सैलरी होगा लास्ट मंथ का बेसिक पे डीए इंटू 1/10 इंटू 50, क्योंकि उन्होंने 25 साल सर्विस किया तो 50 6 महीने आते हैं। अगर किसी ने 20 किया है तो 40 हो जाएगा। दिस अमाउंट विल बी कॉल्ड एज ए लंप सम। So the lump sum payment will not affect the quantum of assured payout. ये जो मैंने assured payout की बात करी या admissible payout की बात करी, इसका इनसे कुछ लेना देना नहीं। This is something which government is giving you more as compared to there is no such thing lump sum payment in NPS. लेकिन ये जो आपको दिया जाएगा विल बी अलाउड ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट अंडर फंडामेंटल रूल 56 ये आपको उसी टाइम मिल जाएगा, जिसको बोला गया है लंप सम। So these are the all benefits which government has given a assurance, a kind of a guarantee that this much will be given to everyone. Okay, now we will go slow by slow and we'll try to understand what basically are the benefits. So first I will take up for the employees who have already retired on or before 31st of March. For them, there is a benefit that they can apply in UPS. तो उनको भी लमसम पेमेंट जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में किया वो मिल सकता है। मंथली टॉप अप इमीडिएटली ड्यू आफ्टर द डेट ऑफ सुपरएनुएशन वो मिल सकता है, और इसके ऊपर डीएनएस भी मिल सकता है। और अगर उनका कुछ एरियर बकाया है जो कि अगर उनका रिटायरमेंट हो चुका है, एरियर के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो इंटरेस्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का रेट। और जो उनको एनपीएस के अंदर एनओटी मिल रहा है, एनपीएस में पेंशन मिल रहा है, वो तो उनको मिलता ही रहेगा। जो उन्होंने पैसा एनओटी लेने के लिए 40% एनओटी प्रोवाइडर को दिया है, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो उनको दे दिया। तो ये सब अमाउंट जो है अभी आपके जो रेगुलेशन में लिखा हुआ है, ये बेनिफिट मिल सकते हैं जिसको जो लोग रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी बिफोर 31st of March, और जो लोग करंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी सेम बेनिफिट है। They were going to retire on or after 1st April 2025, उनके लिए भी एडमिसिबल पे आउट ऑफ द अश्योर्ड पे आउट। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम फॉर्मूला देखेंगे, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है अश्योर्ड पे आउट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एडमिसिबल पे आउट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। लमसम पेमेंट मिल सकता है, फाइनल विड्रॉल 60% कर सकते हैं, और अगर आपका आईसीबीसी से ज्यादा है तो जो सरप्लस अमाउंट है ये आपको सुपरएनुएशन में मिल जाएगा, और आपका जो एडमिसिबल पे आउट होगा उसके ऊपर आपको डीएनएस रिलीफ मिलेगा। और डेथ के बाद जो एडमिसिबल पे आउट है
ये उसका 60% फैमिली पे आउट स्पाउस को मिलेगा और स्पाउस को भी डियरनेस रिलीफ मिलेगा। So these are all good benefits which has got a certain amount of assurance with condition the government has given in UPS. So both I have covered the current employees and the retirees. Now in the next two slides, I am going to give you the formulas, how this calculation will be done. So let us take assured payout. Assured payout will be 50% of the 12-month average basic pay immediately prior to superannuation payable after a 25-year of qualifying service, जैसा हम लोगों ने पहले सीखा। In case of lesser qualifying service period, proportionate payout would be admissible. A minimum guarantee 10,000 का मैंने बताया। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए सर। Assured payout is equal to 1/2, that is 50% of P into Q divided by 300। P क्या है? P आपका एवरेज बेसिक पे है लास्ट 12 मंथ का बिफोर रिटायरमेंट। Q है आपने कितने मंथ का सर्विस किया है। अगर आपका सर्विस 25 साल है तो 25 इंटू 12 Q हो जाएगा 300। तो 300 डिवाइडेड बाई 300 अगर करूंगा तो इसका मतलब ये 1 हो गया, आपका एश्योर्ड पे आउट हो गया 50% ऑफ P। अगर आपका सर्विस 20 साल है तो Q हो जाएगा 20 इंटू 12 240। 240 डिवाइडेड बाई 300 करेंगे, इसका मतलब आपका एश्योर्ड पे आउट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका Q 120 महीने से कम है तो फिर यूपीएस अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब यूपीएस के अंदर 120 महीने मिनिमम और 300 मैक्सिमम 300 महीने मैक्सिमम जो है ये आप लोगों का इसके अंदर। तो ये हो गया सर अश्योर्ड पे आउट। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब अश्योर्ड पे आउट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? एडमिसिबल पे आउट में। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन इंपॉर्टेंट आ रही है, वो आ रही है कितना सर्विस हुआ। और दो कंडीशन और हैं। वो कंडीशन एक है आईसी कितना है और दूसरा कंडीशन है कि आपने फाइनल विड्रॉल कितना करा है। अगर ये दोनों कंडीशन आप डाल देंगे तो एश्योर्ड पे आउट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एडमिसिबल पे आउट में। सो एडमिसिबल पे आउट का फॉर्मूला ये बन गया सर। Admissible payout is equal to assured payout into IC over BC into 1 minus final withdrawal। ये आपका फाइनल फॉर्मूला। अब अगर आपका अश्योर्ड पे आउट जो हमने पिछले साइड में किया है, जो भी बनता है वो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपका सर्विस 25 साल है तो 50% और लास्ट 12 मंथ बेसिक पे हो गया। आईसी बीसी के बराबर है तो ये 1 हो जाएगा। आप कह रहे हैं सर मैं कोई बिल्कुल विड्रॉ नहीं करूंगा तो ये टोटल 1 हो जाएगा। इसका मतलब एडमिसिबल पे आउट इज इक्वल टू अश्योर्ड पे आउट। अगर किसी का सर्विस कम है तो अश्योर्ड पे आउट थोड़ा कम होगा। अगर उसका आईसीबीसी से कम है तो एडमिसिबल पे आउट कम हो जाएगा। और अगर वो 60% विड्रॉ करते हैं तो ये 40% यहाँ पे रह जाएगा। इसका मतलब जो अश्योर्ड पे आउट का 40% जो है वो एडमिसिबल पे आउट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। So these are the three conditions which are only applicable in UPS looking for your। अब जो लमसम पेमेंट है वो अलग है, क्या बेनिफिट है। फैमिली पे आउट इसका जो एडमिसिबल पे आउट का जो है 60% जो होगा वो फैमिली पे आउट होगा। लमसम पेमेंट का फॉर्मूला इज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई विल रिपीट अगेन। लमसम इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 10 into L। E क्या है? ये है सर आपका बेसिक लास्ट मंथ का बेसिक पे और डीए इनटू एल। एल है नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ। आपने जितने 6 मंथ सर्विस करा है वो। तो अगर 25 साल सर्विस किया है तो 50 हो गया। ये हो गया सर लमसम पेमेंट। ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। और लमसम पेमेंट जो है वो आपका जो मिल रहा है ये इसके ऊपर है एडमिसिबल पे आउट। इन सब चीजों के एक्स्ट्रा गवर्नमेंट इज गिविंग टू द लमसम पेमेंट। फाइनल विड्रॉल, आप फाइनल विड्रॉल जैसा एनपीएस के अंदर है, फाइनल विड्रॉल ऑफ 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस whichever is lower is allowed as on date of superannuation or voluntary retirement or retirement under 56। तो इसका मतलब जब आप रिटायर होंगे तो एक फाइनल विड्रॉल कर सकते हैं, एक लमसम पेमेंट आएगा
और अगर आपका आईसीबीसी से ज़्यादा हुआ तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट आप लोगों को आएगा। ये आपके पास है कि आपको फाइनल विड्रॉल में 60 लेना है, 50 लेना है, 40 लेना है, नहीं लेना है। दिस विल ऑल डिपेंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस। So if you understood this slide, then you have understood what basically I have explained to you in this slide. Assured payout, final withdrawal, admissible payout, and on that family payout. Now I will go to the slide where I am going to explain जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका मंथली टॉपअप का क्या फॉर्मूला है। So monthly top-up payable to NPS subscriber who superannuated retired on or before 31st of March. So this is the formula they are using. Top-up is equal to, I'm saying top-up means monthly top-up, is equal to admissible payout plus dearness relief माइनस रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी अमाउंट। तो एडमिसिबल पे आउट तो सेम है सर, जैसा हमने अभी पहले कैलकुलेट करा। एडमिसिबल पे आउट विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर फॉर करंट एम्प्लॉइज एंड फॉर द एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड। सो assured payout into IC over BC into 1 minus final withdrawal. Now they will calculate representative annuity amount. The representative annuity amount will be individual corpus into 1 minus final withdrawal जो आप लोग कर चुके हैं into representative annuity rate divided by 12 and 100. ये जो representative annuity rate है ये अवेलेबल है शेड्यूल 6 यूपीएस का। अगर रेगुलेशन आप देखेंगे तो वहां पर नोटिफिकेशन में शेड्यूल 6 के अंदर ये रेट अवेलेबल है। तो आपका जो सीआरए है वो इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपको कुछ टॉपअप आपका एलिजिबिलिटी है कि नहीं। अगर आपको एलिजिबिलिटी हुई तो आपको टॉपअप दिया जाएगा और ये टॉपअप जो आप एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं ये उसके ऊपर दिया जाएगा। फैमिली पे आउट जैसा मैंने बताया कि डेथ अगर किसी का हो चुका है और उनका एक टॉपअप कैलकुलेट किया गया तो उस टॉपअप का 60% फैमिली पे आउट दिया जाएगा ओनली टू होम, टू लीगली वेडेड स्पाउस एज ऑन डेट ऑफ सुपरएनुएशन, नॉट टू एनीबॉडी एल्स। तो इन दोनों केसेस के अंदर जो हम लोग अगर ये नॉर्मल केस में भी बात कर रहे हैं तो नॉर्मल केस के अंदर और जो ये वाला केस के अंदर ये जो फैमिली पे आउट है ये सिर्फ दिया जाएगा लीगली वेडेड स्पाउस को। अगर स्पाउस प्री डिजीजेस, अगर अनफॉर्चुनेट किसी के स्पाउस का डेथ सब्सक्राइबर से पहले हो सकता है तो फिर जब सब्सक्राइबर का डेथ होगा उसके बाद कोई और पे आउट किसी को नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर चिल्ड्रंस वगैरह को कवर नहीं किया जाएगा। So if this is clear to you, then you have understood exactly what is offered and terms of assurance and what are the conditions which are available in. So I have covered these all slides very slowly to make you people understand कि ये क्या-क्या पे आउट है और किस तरह से मिलेंगे और इसमें क्या-क्या कंडीशन। अब आता है सर पार्शियल विड्रॉल। ये सेम है जैसा एनपीएस के अंदर था। So partial withdrawal from individual corpus is allowed after completion of a lock-in period of 3 years. अगर आपका 3 साल का सर्विस हो चुका है तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? जो भी आपका अपना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी आप लोग 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो 10% आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं और ये विड्रॉ आप 3 बार कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी वर्किंग लाइफ के अंदर। लेकिन ये जो आप विड्रॉ कर रहे हैं ये कंडीशनल है। हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एंड स्किल डेवलपमेंट। यू विल बी अलाउड फॉर दीज कंडीशन, नॉट फॉर एवरीथिंग। सो बट इफ यू हैव इमरजेंसी, जो आपको लगता है कि मुझे ये विड्रॉ करना है तो करिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएस के अंदर अगर आप पार्शियल विड्रॉल करेंगे तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस थोड़ा कम हो सकता है। तो जब आपको आपके हालात ठीक हो जाए, आपको लगे कि अब मैं रीप्लेनिश करना चाहता हूँ तो आप उसको रीप्लेनिश कर दीजिए जिससे कि आपका आईसीबीसी से कम नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस, देन दिस इज अबाउट पार्शियल विड्रॉल। अब जैसे जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो उसके अंदर हमारे पास A1 और A2 फॉर्म हम लोगों ने आप लोगों को दिए। अभी जब आप एग्जिट करेंगे तो उसके लिए आपके पास फॉर्म है B1 से लेके B6। तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं
31 मार्च 2025 तक उनके लिए फॉर्म दिए गए हैं B2 से लेके B6। तो B2 फॉर सब्सक्राइबर, B for spouse deceased subscriber already avail benefit, and by spouse where deceased subscriber not avail benefit, this will be given as a B6 form. तो B2, B4 एंड B6 फॉर्म। और यही हम लोगों ने जो भी कंडीशन, जो भी क्लेम्स के अंदर चीजें हैं वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी। अब आप जो लोग अभी करंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए फॉर्म है B1 से लेके B5, B1, B3 एंड B5। तो इसका मतलब जब हम लोग एंटर कर रहे हैं तो वी आर हैविंग A1 and A2 form, and when employee will exit on superannuation, then the form B1 to B6, whichever is form is applicable for that employee, वो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जिट का हो गया सर। अभी जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि यूपीएस पे आउट ऑर्डर। So the benefit payable to UPS subscriber will be recorded by the respective pay and account office in the UPS payout order as provided in the form B1 to B6। जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उससे आपका जो पे एंड अकाउंट ऑफिस है वो एक पे आउट ऑर्डर को बनाएगा, और ये पे आउट ऑर्डर जो फाइनल ऑर्डर होगा आप लोगों का जो भी बेनिफिट मिलना है, और ये ऑर्डर हमारे को आएगा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को आएगा थ्रू सीआरए फॉर फाइनल अप्रूवल। Once it is through, then this will be your the benefits you will start getting. और इसका एक कॉपी will be sent to the UPS subscriber and to the legally wedded spouse. So UPS payout order shall include all the details like detail of subscriber, legally wedded spouse, period of qualifying service by your office, detail of bank account, final withdrawal आपने, टॉप अप कितना है, आपका एश्योर्ड पे आउट कितना बनता है, एडमिसेबल पे आउट, फैमिली पे आउट, डियरनेस रिलीफ, all this will be part of your UPS payout. So this will incorporate everything whatever I have just now explained to you in a very simple language for a better understanding. Now once this is done, then you are through. Now lot of people they have asked us that please sir हमें explain करिए कि थोड़ा डिफरेंस क्या है किसके अंदर, एनपीएस और यूपीएस के। तो ये हमने दो यहाँ पर स्लाइड दिया है जो कंपेयर किया है, क्योंकि हम लोग ये जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस। हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि यूपीएस या जो भी बेनिफिट एनपीएस में है या यूपीएस में हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस स्लाइड के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से इनका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, एलिजिबल एम्प्लॉइज। तो अभी तक तो 1 अप्रैल से पहले तो हमारे पास एक ही चॉइस था एनपीएस, अब आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप एनपीएस ले लीजिए या आप यूपीएस ले लीजिए। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन हम एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे 10% और सरकार कर रही थी 14%, 24% पैसा जा रहा था, लेकिन यूपीएस के अंदर ये पैसा हो जाएगा 28.5%। आप 10% डालेंगे, सरकार 10% डालेगी, ये जाएगा आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, और एक 8.5% सरकार और डाल रही है जो पैसा आपका जाएगा पूल कॉर्पस में। तो ये हो गया टोटल डिफरेंस 4.5% का। 24% का पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है एनपीएस के अंदर और 28.5% का हो रहा है यूपीएस। बाकी चीजें फंड मैनेजर का चॉइस सेम है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न सेम है, पार्शियल विड्रॉल सेम है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन सेम, all these rest of the things are same. Now I'll take you to the most important part कि हमारे क्या बेनिफिट्स हम लोगों के इसके अंदर आप ज्यादा हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे लमसम पेमेंट, in NPS there is no lump sum payment, whereas in unified pension scheme you get a lump sum payment with the formula I've already explained. 1/10 of your last basic pay NDA into number of 6 months completed in your entire service period. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट। अश्योर्ड पे आउट, एनपीएस के अंदर कुछ अश्योरेंस नहीं है सर। आप जब रिटायर होंगे तो आप एनओटी प्रोवाइडर के पास जाएंगे, आप उनको पैसा देंगे, वो एनओटी के अगेंस्ट आपको क्या देंगे, पेंशन देंगे। वो पेंशन के ऊपर आज अगर बोलें कि इंटरेस्ट रेट क्या है और 20 साल के बाद का इंटरेस्ट होगा 10 साल, तो डिपेंड करता है। लेकिन यूपीएस के अंदर द गवर्नमेंट इज गिविंग यू अश्योरेंस कि जो भी आपका लास्ट मंथ का बेसिक पे दिए हो, सॉरी लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे होगा उसका 50%
उसमें 3 ही कंडीशन है, आपका सर्विस कितना है, आपका आईसीबीसी के बराबर है कि नहीं है, और आपने लास्ट में फाइनल विड्रॉल कितना है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया जब हमने एडमिसिबल पे आउट को कैलकुलेट किया। मिनिमम पे आउट, एनपीएस के अंदर कुछ मिनिमम पे आउट का गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया अगर आपका 10 साल का सर्विस है और आपका आईसीबीसी के बराबर है, तो इसके अंदर 10,000 रुपए का मिनिमम पे आउट दिया जा रहा है। डीएनएस रिलीफ, नो सच थिंग इन एनपीएस। इन यूपीएस अगर आप मेरे से पूछेंगे, देन आई विल से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। As you see, our living expenses are increasing because of inflation. तो जैसे जैसे हमारा रोज का खर्चा बढ़ता है इन्फ्लेशन के कारण, सैलरी बढ़ता है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा पेंशन भी लिंक होना चाहिए इसके साथ, इन्फ्लेशन के साथ, जो कि सरकार ने आपको यूपीएस में किया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है डीएनएस रिलीफ सिर्फ आपके एडमिसिबल पे आउट नहीं, जो फैमिली पे आउट है उसके साथ भी लिंक है। लमसम फाइनल विड्रॉल ये सेम है सर, आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं एनपीएस के अंदर और 60% विड्रॉ कर सकते हैं यूपीएस के। डेथ ऑफ द एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द एनओटी प्लान। अभी काफी लोग ये बोल रहे सर कि हमको एनपीएस के अंदर बच्चों को कुछ मिलेगा, सर वो कौन सा प्लान लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास एक एनओटी प्लान है एनपीएस के अंदर जो बोलता है लाइफ फॉर एनओटी, इसका मतलब हुआ आप पेंशन लीजिए, जैसे ही आप रिटायर होंगे पेंशन लीजिए और जब तक आप हैं तब तक आपको पेंशन मिलेगा, और डेथ के बाद खत्म, सब कुछ खत्म, ना तो स्पाउस को मिलेगा ना बच्चों को मिलेगा, और जो आपने पैसा दिया है वो भी वापस नहीं। दूसरा प्लान है लाइफ एनओटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, वहां पर आप जब तक हैं तब तक पेंशन देंगे और डेथ के ऊपर जो आपने पैसा दिया है ना एनओटी देने के लिए वो वापस कर देंगे। और ऐसे 6 प्लान है, और ये 6 के 6 प्लान का जो एनओटी होगा, जो पेंशन होगा, वो डिफर करेगा। तो यूपीएस के अंदर सबसे अच्छा है कि स्पाउस विल गेट 60% ऑफ द पे आउट, और ये भी लिंक कर दिया किसके साथ, डीएनएस। Annual life certificate, it's an operational thing that you have to prove you are alive to get the pension. You have to do to annuity provider, and here you have to do to the CRA. So this is, I think, in brief, what basically is all about. So I will just go back to one slide and then take up one more. I will just show you the website. So this is the main slide where I've covered everything. What UPS offer, what are the assurance, what are the benefits, what are the conditions. Now I'll take you to one, just you can do one exercise, sorry, not exercise, you can view this website so that at all the details, you just give me a minute, I'll try to give you some data. Just a minute. Hello. Just a minute, I'll uploading something. Just give me a minute. So you can see this on the screen. There is a frequently asked question which you can go through. अगर आपके काफी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप ये वाला जो FAQ है ये डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ। ये वेबसाइट है सर www.npscra.msdl.co.in/ups.php। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपका एक वेबसाइट खुल जाएगा। ये वेबसाइट में आप जाकर के यूपीएस के बारे में जितना भी जानकारी लेना है वो देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप होम पर जाएंगे और होम के बाद यहाँ यूपीएस को क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका जो है ये वेबसाइट खुल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये पूरा यहाँ पर मिल जाएगा आपको। माइग्रेट करने के लिंक्स मिल जाएंगे सर, माइग्रेट करने के लिंक्स मिल जाएंगे। ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ये मिल जाएगा।
आपके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस तरह से मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। अगर आप ये स्लाइड बाय स्लाइड जाएंगे तो सब्सक्राइबर के लिए, नोडल ऑफिसर के लिए, और जो फॉर्म्स अवेलेबल है A1 A2 फॉर्म, B1 से लेकर B6 फॉर्म, all these things are available over it. So what you can do is you can go through this, and so that you will get all the clarification about UPS. So this is all about my side, and one more information which is just came last night only. So I want to share, which is a very good news, that government has given one notification yesterday night. They have talked about the gratuity test and the retirement gratuity. They have allowed same as NPS. They have also allowed in UPS. So this is a very good news for all the government employees, that government has given the gratuity benefits also. And if person dies during वर्किंग लाइफ, तो उनके लिए जो पुराना वाला ओपीएस है, वो उन्होंने जैसा एनपीएस के अंदर है, ये दो नोटिफिकेशन कल सरकार ने जारी करे हैं, कल रात को। तो ये बहुत अच्छे न्यूज हैं, जो काफी क्वेश्चन लोग हमसे पूछ रहे थे हमारी ट्रेनिंग के अंदर ग्रेजुएटी के बारे में, तो वो दो आंसर सरकार से हमको मिल रहे थे। तो अभी आपका मैं कुछ देख लेता हूँ, अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो आई विल जस्ट ट्राई टू आंसर इन द चैट बॉक्स। जस्ट गिव मी अ मिनट। I will take up the first question first and then I'll come down. और कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो मैं उनको मिस कर सकता हूँ। जस्ट अ मिनट सर, अगर आप रिटायर हो चुके हैं, अगर आपने सर्विस आपका 10 साल हो चुका है, और अगर आपने, तो आप अपने जो नोडल ऑफिसर जाकर के वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म, और उनसे पूछ सकते हैं कि आप अलाउड हैं, क्योंकि अगर आपका सर्विस 10 साल है और आपने सर्विस किया है तो एनपीएस के अंदर है, तो आप यूपीएस के अंदर आपके पास ऑप्शन है। If one has contributed in tier 1 more than mandatory 10%, this amount will be treated in benchmark. No, it will be treated into your, sir, अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट डाला है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में जाएगा सर, वो बेंचमार्क कॉर्पस में नहीं जाएगा, वो आपका अमाउंट इंडिविजुअल कॉर्पस में जाएगा। बेंचमार्क कॉर्पस के अंदर हम सिंपल सोच रहे हैं कि अगर आपका जो भी आपका जो बनता है, वो अगर आप हर महीने डिफरेंट पैटर्न में डाल रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा डालते हैं वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। It will be only considered for your individual corpus, not for the benchmark corpus. Next question is, individual corpus is more than what can be withdraw? Not before retirement. जब आप रिटायर होंगे, सुपर एनुएट होंगे, आप वीआरएस ले रहे हैं, तो आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा है, वो आप उस टाइम आपको दे दिया जाएगा, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको लगता है तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको पार्शियल विड्रॉल में ये देखना है कि आपका टोटल आईसीबीसी से कम नहीं है। Or children not covered in family payout? No, sir. Children are not covered in family payout in UPS. If the employer is not refusing to process B2 application, sir, this I have to you please check with the operational team, check with the CRA. हम लोग आप लोगों को, आपका क्वेश्चन हमारा ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये उनका ड्यूटी है कि आप लोगों को हेल्प करने का, कि आप लोग जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो सीआरए का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उनको आप लोगों को गाइड करना है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये दे आप फिर भी आप क्या करिए, सीआरए को प्लीज कॉन्टैक्ट करिए। मैं उनके आपको कुछ ईमेल आईडी दे सकता हूँ जिसके ऊपर आप उनको कमेंट कर सकते हैं। Date of commencement of qualifying service. So the day you started your service, and it will be not us to respond, this will be the response from your own department. When you will superannuate where you are doing a service, that department will give in return to us in the final form that how much service this person has done. So this will be done by your end more than we commenting that how much your service. Leave encashment, sorry. Gratuity, they have given a declaration yesterday night, but there is no mention of leave encashment in UPS or NPS. Children's not covered in UPS, yes. This presentation, sir, I have already given you the website. Whatever I have shared, much more than that is available on the website. You can go and check the website. Just a minute, madam.
Please clarify, can 40% annuity be paid to us with desire after retirement? Yes. After retirement is when you will retire, the total corpus which you have created, individual corpus and benchmark corpus, your individual corpus have the right to withdraw 60%, not 40%. 60%, but you want 60, 40, 50, 30, 20, 10, anything, but not more than 60%. Same thing, I like NPS, where you are giving 40% of annuities. Gratuity, yes, gratuity is added over lump sum. This is something which is very good. I am very satisfied because I was doing this exercise from last 2 months. Every session which I was doing, people were really very angry about gratuity. So yesterday night they have given the circular that gratuity will be paid. That is very good. What happened to the 8.5% by the government? सर दिस इज द 8.5% कंट्रीब्यूशन विच गवर्नमेंट इज डूइंग इन ए पूल कॉर्पस और जब आप रिटायर होंगे तो जो 40% ट्रांसफर होगा पूल कॉर्पस में ये जितने बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं ये सारे वहीं से आने वाले हैं सर आपको एडमिसेबल पे आउट पेंशन कहाँ से आएगा पूल कॉर्पस में से आएगा डियरनेस रिलीफ कहाँ से आएगा पूल कॉर्पस से आएगा लमसम पेमेंट कहाँ से देना है पूल कॉर्पस से देना है और अगर ग्रेजुएटी की बात हो गई है वो कहाँ से देना है पूल कॉर्पस से देना है तो पूरा का पूरा जितने भी बेनिफिट हैं वो सब पूल कॉर्पस से आने वाले हैं क्योंकि आप जो अपने पैसा इकट्ठा किया है उसका 60% तो पहले ही विड्रॉ कर लेंगे और बाकी 40% पूल कॉर्पस में हम डाल देंगे पूल कॉर्पस से सब बेनिफिट मिलेंगे उसके बाद डेथ के बाद उसमें से क्या बोलते हैं स्पाउस को भी फैमिली पे आउट मिलेगा और स्पाउस की डेथ के बाद फिर वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा राइट retirement death benefit is covered in both now NPS and UPS. Yes. Okay. Yeah. Anybody now has any question? मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ काफी मैंने ये पूरा सेशन हिंदी में दिया है फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हैं नारायण जी तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ दोबारा आपको Sir, you write UPS, sir. After Yes, madam. 25 years, individual expired. Even spouse also not available. If spouse is available, 60% will get immediately, sir. Final withdrawal. No, you're telling me the person is expired after 25 years of 25 years service. of service. So he has taken what? He has already taken the exit or he is still in the service? No, still in the service. So still in the service, the circular yesterday came in that if somebody is going to die before in the service, then the OPS will be applied. That is the circular came yesterday. OPS will be applied, sir. Yes. Now, as the same thing which was in NPS, same thing the circular has come yesterday that he will be given the option to get into OPS. If somebody dies during service. During service. Then 60% withdrawal, sir. No. Now you are going to go to OPS, then the same thing will apply. Government will say, whatever is your contribution, you can take it. Rest of the contribution, government will take it. And from there, government will all the benefits which are applicable in OPS, sorry. That will be given. Same like NPS only. NPS, yes. Because in NPS, I think this circular came in to mute everybody. Rest of them you can mute. Yes, sir. So that all of you, Munal ji, please mute करेंगे. Sir, your voice is breaking, sir. I can't No, audible. I'm trying because there is a lot of noise. Yes, sir. I'm saying, Sir, I am first secretary, sir. sir, just a minute, sir. Let me first answer to her. I'll take your question. Madam, I'm saying when NPS came in 2004, this OPS thing in NPS came in 2009. Similarly, yesterday the circular has come that this benefit will be given in UPS also. So it is a good news for all of you that OPS on a person who dies during service, OPS will be applicable. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Sir, I am first secretary, sir. I am speaking from Chennai. Yes, sir. Sir, I applied for UPS benefits on 8th April itself. Okay. But it is stuck with the DDO and it is not going that format. He is not able to generate PDF format. He taken up the matter with the higher authorities. Protein, no one is helping for him. Okay, sir. This poor implementation is going on. Yes, I will say
there is a lot of such informations we are getting from the subscriber about the CRA. So we have put it across to the CRA to immediately correct it, because there is lot of load on the CRA also. I am hoping that something will come out very faster. Sir, one more So fun. please let me complete, sir. Okay, sir. I Okay, am a sir. I am a content guy. I can pass on your information because this section is recorded. I have nothing to do with the operational team, but yes, I will pass on, because already we have passed on this information. Lot of retirees are facing a problem of putting the form across to the CRA. So I am meeting CRA tomorrow again. So I will try to put it across for everybody of you who are not able to put it across, that they should take it very, very seriously. Okay, okay, sir. Okay. Thank you for this one, sir. Thank you. Sir, one more thing. I received a reply from CRA stating that only persons those who are in service on or after 1/4/2025 are only eligible for UPS. This is the state of affair in CRA. No, What about? no. Only people in 1st April, they are being given an They option. are But only eligible for UPS. I received a reply for one grievance like no, this. don't. Somebody may not be knowing. Do not just highlight that, because I Okay, have sir. already Sir, given you please, everything. sir, please, if once you Yeah, meet yeah. CRA people, See, please look at you can go, Mister. You can get in the UPS notification. In the UPS notification, there is a paragraph. That paragraph states that all people who have retired, they should be helped by the DDOs or by the CRA to upload the form. If they are finding any problem, this is to be done. You can take that notification and show to the people. This is written in the notification that they should help you guys. But still there is a load. I understand. So we yes, sir, will yes, sir. do something. Don't worry about it. That will be taken care of. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Thank you. सर नमस्कार नमस्कार Namaskar, सर sir. सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर जो आपने एक बार बताया लमसम पेमेंट जो मिलेगा 1/3 और इसके बाद एक जगह बताया आपने फाइनल 1/3 पेमेंट नहीं बोला सर, 60%। मैंने बोला 1/10 of your last basic ANDA into वन number बाई 6. 1/10, not 5. हाँ ठीक है, ये लमसम पेमेंट हो गया, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद एक जगह आपने बताया कि फाइनल पेमेंट आप ले सकते हो 60%, अप टू ठीक है, 60% ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस, है ठीक ना। है। तो लमसम पेमेंट अलग मिलेगा और फाइनल पेमेंट जो 60% इंडिविजुअल कॉर्पस का, ये अलग मिलेगा, है अलग ना। मिलेगा, बिल्कुल सही बोला। तो इंडिविजुअल कॉर्पस मतलब जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, इसमें जो 10% गवर्नमेंट का है वो नहीं इंक्लूड नहीं है। नहीं सर, इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर दोनों कंक्लूड होगा ना, आपका भी और 10% उनका भी। वो तो पूरा 8.5% 8.5% पे वो अलग है सर, वो पूल कॉर्पस में जाएगा। तो जो हमारा वो 20% गया 10 मेरा 10 सरकार का, उसका 60% हम निकाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बिल्कुल सही, इसके बाद पेंशन बनती रहेगी जो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट अभी करेंगे। देखिए, जो भी आपका टोटल अमाउंट बनेगा, सपोज तो आपका 1 करोड़ बना, आपने 60 लाख निकाल लिया। जी अब 40 लाख रुपए आपने दे दिया फुल कॉर्पस के अंदर, जी 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 और फुल कॉर्पस के अंदर सरकार ने आपका 8.5% पहले डाल रखा है। ठीक है। और अब ये फुल कॉर्पस जो सरकार के पास हो गया, ये सरकार की लायबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फुल कॉर्पस में से आपको पेंशन देना है, ठीक है, फिर तो दो चीज उसमें से लमसम भी देना है। लमसम भी देना है, लमसम मिल रहा है, और फाइनल पेमेंट जिसकी हमारा कंट्रीब्यूशन अभी है अभी कल ग्रेजुएटी आ गया, ग्रेजुएटी भी देना है। और ग्रेजुएटी देना है, और अगर इस दौरान और कुछ उसके बाद आपको फैमिली पे आउट भी देना है, डियरनेस रिलीफ भी देना है। अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो फैमिली को पेंशन मिलेगी, ठीक है ना। तो इससे ये देखिए, और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैमिली पेंशन है और जो ये डियरनेस रिलीफ है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका। हाँ, यही तो मेरे को देख रहा था कि फैमिली पेमेंट के अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है रिटायरमेंट के, जैसे एक पहले फंड मिलता था ना, तो ये फाइनल पेमेंट के रूप में एक फंड मिल रहा है रिटायरमेंट फंड मिल में, रहा है ठीक है। आपको। अच्छा, आप 60% लीजिए, लेकिन आप जब रिटायर हो रहे हैं तो वो 60% को ध्यानपूर्वक रखिए। ऐसा हाँ नहीं होना चाहिए 60%, क्योंकि काफी लोग 8-10 साल के अंदर वो कंज्यूम हो जाता है। हाँ हाँ अगर आपको पेंशन एडिक्वेट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर पेंशन कम है, ज्यादा है, तो फिर वो भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। जी 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 जी। और अगर हमारी जो क्या बोलते हैं क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर नहीं होती है और बिफोर दैट कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो फैमिली पेंशन नहीं सर, इसके अकॉर्डिंग टू अंदर ऐसा अभी नोटिफिकेशन में कोई नहीं लिखा हुआ है। उसके अंदर सिंपल सीधा लिखा हुआ है, अगर आपका 10 साल का सर्विस नहीं है
तो यूपीएस अप्लाई नहीं। नहीं, अगर मिसहैपनिंग हो जाती तो फैमिली पेमेंट से आप बोल रहे थे ना यूपी ओपीएस लागू हो जाएगी, ये कल हाँ, वो बोल तो रहा अगर ड्यूरिंग द सर्विस अगर किसी को कोई डेथ हो जाता है है तो ड्यूरिंग। कल जो नोटिफिकेशन आया वो अभी पूरा का पूरा डिटेल जो है वो अभी हो जाएगा, लेकिन yesterday it has come that government has given the same OPS as was applicable in NPS will be applicable in UPS। एनपीएस में भी साथ डालेंगे ना। हाँ बिल्कुल। सर एक सवाल था, सर एक सवाल है कि अगर जैसे कोई 25 साल सर्विस कर लिया तो क्या उसके नेक्स्ट मंथ से उसकी पेंशन बनेगी या फिर उसके लिए 60 साल का इंतजार करना नहीं सर, होगा? जो भी आपकी सुपर एनुएशन डेट है वो आपके, अगर आपके डिपार्टमेंट में 60 साल है, 62 साल है, जो भी डेट आपके डिपार्टमेंट का सुपर एनुएशन डेट है वहां से आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आप वीआरएस लेते हैं 25 साल के बाद तो लमसम पेमेंट, फाइनल विड्रॉल, सॉरी जो क्या बोलते हैं लमसम पेमेंट और आपका फाइनल विड्रॉल ये आप पहले कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पेंशन अमाउंट है, एडमिसिबल पे आउट जिसको हम बोल रहे हैं, वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपका सुपर एनुएशन डेट है, वो पहले नहीं है। तो सर ये लमसम पेमेंट तो बहुत कम होगा, मतलब कि 15 साल एक एम्प्लॉय कैसे मतलब अपना समय निकालेगा? जैसे मान लेते कोई 45 साल की उम्र में अपनी सर्विस पूरी करके जा रहा है तो 60 ईयर तक उसे इंतजार करना पड़ेगा पेंशन लेने के लिए। सर देखिए वो अभी उसमें देखिए अभी मेरे को ये सेशन में आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी 30, 40, 45 साल में चला जाता है तो सरकार को पेंशन अगले, तो उसकी उम्र 70, 75 साल है तो सरकार को भी तो 40 साल पेंशन देने के लिए वो अमाउंट चाहिए ना, तो वो अमाउंट वहीं से देना स्टार्ट कर रहे हैं, 60 साल से पहले से नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट इशू है, लेकिन मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ तो कोई भी कॉमेंट करूंगा तो उसका कुछ पर्पस नहीं है, जो लिखा हुआ है वो मेरा ड्यूटी है आप लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद। नमस्कार सर, सर। के बारे में सर जरा जानना था, जिसमें जनरली व्हाट पीपल डू इज दैट दे एक्सचेंज द पोर्शन ऑफ द पेंशन फॉर typically a lump sum and they get a reduced pension. Earlier it was there in OPS, pension commutation. कम्यूट कर लिया। Is there any provision regarding about that in the new UPS scheme? नहीं, आप ऑलरेडी टोल्ड यू ना सर, अगर आपका जो एडमिसिबल पे आउट है वो कम हो जाएगा अगर आप फाइनल विड्रॉल करेंगे, 1 माइनस फाइनल विड्रॉल जो मैंने फॉर्मूला दिया है उसमें भी वो कम होगा ही होगा ना। अगर आपका टोटल पेंशन बनता है, कुछ भी बनता है और आप उसमें से 60% पहले पैसा निकाल लेंगे तो आपका जो पेंशन होगा वो उसका उतना ही कम हो जाएगा, 40% आपका पेंशन रह जाएगा। वो जैसा ओपीएस के अंदर होता था वैसा ही इसके अंदर भी, यूपीएस में भी सेम। इसमें लेकिन 2 कंडीशन और हैं, इसमें एक कंडीशन उन्होंने लगा दिया है कि आपका आईसीबीसी के बराबर होना चाहिए और दूसरा कंडीशन लगा दिया है कि आपका सर्विस कम से कम 25 साल होना चाहिए। तो अगर आपका सर्विस 25 साल से कम है, आपका आईसीबीसी से कम है और आपने 60% विड्रॉल कर लिया, ये तीनों जो है आपके पेंशन को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई आदमी का बोलता है कि सर उसका 25 साल सर्विस हो गया, उसका आईसीबीसी के बराबर है और वो कुछ पैसा फाइनल विड्रॉल नहीं करते हैं, तो जो भी उसका लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे होगा वो उसका 50% उनका पेंशन लग जाएगा। लेकिन अगर आपने 60% विड्रॉ करा तो उसका 40% लगेगा। अच्छा सर, इसमें एक क्वेरी है कि आईसीबीसी जो आप कह रहे हो यूपीएस में कि जनरली आप ये देखते थे कि जब पे कमीशन आता था तो वो बेस से रिवाइज हो जाता था, मैट्रिक्स पूरा सर मैं प्लीज सर मैं आपको काट रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये पे कमीशन के बारे में सर मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं है और पे कमीशन एक पॉलिसी मैटर है, तो मैं उसको कुछ भी बोलूंगा सर वो गलत होगा। तो उस पर अभी कोई अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए पिछले 2 महीने में ग्रेजुएटी के ऊपर क्लैरिटी आया है, क्योंकि हर सेशन में बहुत लोगों ने पूछा और सरकार ने उसको इमीडिएटली उन्होंने कल बता दिया है। तो अभी कुछ लीव एनकैशमेंट के बारे में, इसके बारे में कुछ और होगा तो नोटिफिकेशन आएगा सर, अभी मैं नहीं बोल सकता। सर मेरा एक सवाल है। हेलो यस मैडम। सर, ये जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए हैं उनकी जो क्वेरीज है कि उनको कुछ पैसे भरने पड़ेंगे या नहीं, तो इसका क्लैरिफिकेशन कब तक आएगा सर? मैडम ये मैं भी चाहता हूँ जितना जल्दी आए, क्योंकि वो जो भरने पड़ेंगे ये कहाँ से न्यूज निकला है, कौन बोल रहा है, ये हमको भी नहीं पता चल रहा है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट से। क्या आप कंफर्म करिए, क्योंकि जो आपने एनओटी को पैसा दे दिया तो हम ले नहीं सकते हैं, बाकी कुछ ही पैसा उनको देना है कि नहीं देना है, थोड़ा और वेट करिए मैडम। जिस तरह से अभी थोड़ा चल रहा है हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, क्योंकि सर 8 से 10 के
days are left किसी to का आईसी और proceed बीसी से to ज्यादा submit the जस्ट अ मिनट, जस्ट मैडम प्लीज आप option. बोलिए। अभी सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं अपना ऑप्शन सबमिट करने के लिए, इसलिए मैं मैनेजमेंट को बिल्कुल समझ रहा हूँ मैडम आपकी बात, और क्या उसको एक्सटेंड करेंगे, अभी होपफुल है कि हो सके, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से कल 2 सर्वर आए हैं, हो सकता है इसके बारे में भी अपडेट आए, कोई बात सर नहीं, मैं वेट एक कर। क्वेरी है मेरी, मैं ये पूछना चाह सर रहा एक प्रश्न है सर आप बोलिए सर, क्वेरी आप पूछिए। मेरी एक क्वेरी ये है सर कि अगर आईसी सर प्लीज एक मेरा प्रश्न है सर कि जो हमारे पास से अभी रिटायर जा चुके हैं, सर प्लीज, सर उनसे एक क्वेश्चन उनका ले लूं सर, आपका बाद में लेता हूँ सर। आईसी मेरी बीसी बोलिए। क्वेरी ये है सर कि अगर आईसी और बीसी से ज्यादा अगर कॉर्पस है तो ज्यादा जो उससे ऊपर है, जो बेंचमार्क से ऊपर है, उसे अगर निकालने से, विड्रॉ करने से क्या पेंशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो आपका आईसी से ऊपर एक्स्ट्रा है वो आप निकालें, से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हर एक बेसिक में, जिसका बेसिक अलग अलग है, पे ग्रेड अलग अलग है, क्या उसका आईसी और बीसी अलग अलग है सभी के सर? हाँ अलग अलग होगा, क्यों नहीं होगा, हर एक का तो सैलरी अलग ये कोई टेबल या कोई वो है कि इस ग्रेड पे वाले का ये आईसी है, ये बीसी है, ऐसा कुछ? नहीं सर, आपका आईसी जब आप यूपीएस में ऑप्ट कर देंगे, जी आपको अगले महीने से आपका जो सीआरए है, एनएसडीएल, ए प्रोटीएन, वो आपको एक स्टेटमेंट भेजेगा। उस स्टेटमेंट के अंदर वो आपको दिखाएगा कि आपका आईसी कितना और बीसी कितना, वो आपको बताएगा। आपको नहीं, ग्रेड की actually कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑप्ट करने के लिए मतलब कैसे मेरा पता लगे कि आईसी और बीसी इतना होना चाहिए और उससे ऊपर देखिए, इतना अगर मैं आपके विड्रॉ पास कर? अगर आपके पास सर्विस है और अगर आईसी पीसी थोड़ा कम भी होगा तो आप रिप्लेनिश कर सकते हैं, वैसे होगा नहीं। अगर किसी ने डिफॉल्ट पैटर्न में डाला है और किसी ने अगर एलसी 50 में डाला है तो ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ फर्क भी है तो आपके पास समय है, जब तक आप रिटायर नहीं हुए तब तक आप उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। सर एक मेरा प्रश्न है सर, सर एक प्रश्न है सर, जो हमारे पास से अभी रिटायर जा चुके हैं, जो रिटायर जा चुके हैं सर, जी सर रिटायर जो जा चुके हैं उनका सर प्रोसेस कैसे करें सर, किसके पास भेजें सर तत्काल में, ताकि हमारे पेंशनर को लाभ मिल सके सर? आप सर काफी प्रेशर आ आपको रहा सर, मैं आपका जो हमने कुछ आपको सीआरएस के नंबर दिए थे, मैं आपको वो दोबारा हाईलाइट कर दूं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ मेल डाल सकते हैं उनको। मैं आपको सीआरए का जो नंबर्स हैं कुछ वहां पर आपको कोशिश करता हूँ, ये आप नंबर्स नोट कर सकते हैं, या आप ईमेल्स हैं, आप ईमेल्स उनको लिख सकते हैं। तो मुझे थोड़ा 2 मिनट दीजिए, मैं इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। सर एक जी जो जी सर, और ओपीएस ग्रेजुएटी भी सर उन्हीं को भेजेंगे सर? आप ईमेल करिए रेगुलरली, क्योंकि अगर आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि ये ऑपरेशन इशू है सर, इसके बारे में ऑपरेशन ही हेल्प कर सकता है। हम लोग कंटेंट मतलब हम लोग पीएफआरडी नहीं, क्योंकि ये पीएफआरडी का ये काम नहीं है, ये काम जो है उन लोगों का है, तो ये उन्हीं को ही। ये वाला देख लीजिए सर, आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कुछ स्लाइड्स हैं हम लोगों ने। सर थैंक यू सर। आप क्या करिए सर, ये नोट कर लीजिए, ये आपका ये है आपका प्रोटीएन का डेस्क है और उनका ईमेल आईडी है, और ये यूपीएस का हेल्प डेस्क है, पीएफआरडी का कॉल सेंटर है। तो अगर आप कोई भी सर 2 मिनट, I can this much I can do sir, because I can communicate to them, but I am not a CRA, so I will not do it. Thank you सर नॉमिनी के बारे में क्वेश्चन है सर। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। सर मेरा भाई फिजिकल हैंडीकैप है, मैं उसको नॉमिनी किया है, वाइफ को नहीं किया है, तो इस केस में क्या करेंगे नहीं सर, यूपीएस के अंदर आप जब भी जब आप फॉर्म फिल करेंगे, यूपीएस में ऑप्ट करेंगे, तो आपको वेजेड स्पाउस को ही अपना क्या रखना है, स्पाउस रखना है, और किसी को नहीं रख सकते हैं सर, प्लीज। तो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को भी नहीं हो सकता सर? नहीं, वो नहीं होता, सिर्फ स्पाउस ही है, स्पाउस का ही है। आप जो भी आप जब रिटायर होंगे, आपको जो स्पाउस वहां पर आप लिखेंगे B1 B6 फॉर्म के अंदर, उन्हीं को ही बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, उससे पहले आप मदर नहीं, और नहीं सर, स्पाउस लिखा हुआ है तो नहीं होता। सर एक क्वेरी है मेरी सर्विस में सर ड्यूरिंग सर्विस में अगर दोनों का डेथ होता है, ड्यूरिंग सर्विस दोनों का, तो क्या होगा सर? तो अभी सर मैंने आपको बताया ना, एक सर्कुलर कल आया है कि अगर ड्यूरिंग सर्विस किसी का डेथ होता है तो जो ओपीएस का, जितने भी ओपीएस का जो भी नॉर्म्स थे वो अप्लाई हो जाएंगे। सर दोनों का डेथ अगर होता है तो स्पाउस और मेरा, फिर तो सर जो लीगल हायर्स हैं, जो उसके आगे हैं, वो जाएगा ना सर, वो तो कोई जो सक्सेशन प्लान के हिसाब से होता है। उनको मतलब क्या मिलेगा सर, मतलब कि 40%? नहीं सर, इसके अंदर तो जो ओपीएस का बेनिफिट है ना, वो पूरा ओपीएस का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा ओके, चिल्ड्रंस को इसके अंदर ये नहीं, इसके अंदर ओपीएस में कुछ ऐसा नहीं है 60-40, वो तो जो ओपीएस का बेनिफिट है वो दे दिया जाएगा। अच्छा ओके। सर एक क्वेरी थी मेरी। लास्ट क्वेश्चन।
Yes, sir. सर क्वेरी ये है कि सर एक चिल्ड्रन वाला पार्ट सर छूट रहा है सर, अगर चिल्ड्रन वाला पार्ट कवर हो जाए कि यूपीएस में और एनपीएस में कंपैरेटिवली चिल्ड्रन के लिए क्या बेनिफिट है, इसको हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाए सर तो प्लीज। नहीं सर, कंपैरिजन ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको लग रहा है, मुझे क्या लगता है, जो आपको जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एनपीएस के अंदर पेंशन में चिल्ड्रन बेनिफिट मिलता है, वहां पर सर वो पेंशन अमाउंट कम होगा। अगर आपको चिल्ड्रंस के लिए कुछ करना है तो यू मस्ट डू इट बिफोर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस प्रोफेशन, आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज लुक एट योर रिटायरमेंट एज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पोस्ट रिटायरमेंट। चिल्ड्रंस आर इम्पोर्टेंट, बट वो लोग तब तक सेटल हो चुके होंगे सर। आपका एनपीएस के अंदर जो आप पेंशन की बात कर रहे हैं, उसका जो पेंशन अमाउंट होगा वो कम होगा। अगर आपने एनपीएस में एक पेंशन लिया है जहां पर आप बोलते हो मुझे भी पेंशन दीजिए, फिर स्पाउस को पेंशन दीजिए, और पूरा पैसा नॉमिनी को वापस कर दीजिए, और एक आप उसमें प्लान लीजिए कि मुझको पेंशन दीजिए और मेरे स्पाउस को पेंशन दीजिए, पैसा वापस मत कीजिए। दोनों के जो पेंशन अमाउंट होगा उसमें बहुत फर्क होगा सर, और वो पेंशन अमाउंट आपको कल क्या करेगा, पेन कर सकता है। अगर आप यूपीएस में होंगे तो आपको क्या फायदा है कि आपका पेंशन जो भी लगेगा वो हर महीने महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो वो जो पेंशन है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि जो आपने पहले बच्चों के लिए करना है वो पहले आदमी को कर लेना चाहिए। मतलब उनको जो भी देना है, जो आप 60% विड्रॉ करेंगे, कुछ उसमें से हो सकता है या कुछ पहले हो सकता है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट दैट कैन बी डन। अगर कोई 45 ईयर्स पे अगर कोई पेंशन अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो वो 60% जो एनपीएस में फंड है उसके साथ चिल्ड्रन का कोई हक है कि नहीं है? इसमें सर जो 40% सरकार को दिया आपने, नहीं 60% जो एम्प्लॉय को 60% मिल रहा है आपको हम दे देंगे, आप जो मर्जी नहीं पूरा 60% दे सकते। सर अगर देने से पहले अगर मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो चिल्ड्रन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं सर, अभी आपने रिटायर हो गए, आपने 60% विड्रॉ कर लिया सर, विड्रॉ नहीं कर पाए, बाई चांस अगर विड्रॉ नहीं कर पाए हैं तब के केस में वो जो है चिल्ड्रन को मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, जब आप एनपीएस में जब विड्रॉ करेंगे तो दो चीज करेंगे, एक आप विड्रॉ करेंगे और एक आप क्या अप्लाई करेंगे, पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आपने एक फॉर्म दे दिया पेंशन के लिए तो जो भी पेंशन अप्लाई होगा वो होगा। अगर वहां पर आप बोलते हो कि मेरे को पेंशन लिया लेकिन किसी का डेथ हो गया, तो जो वो पेंशन प्लान है, अगर उस पेंशन प्लान में लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है पेंशन वाले का, तो उनकी वाइफ को पेंशन मिलेगा, तो उनकी वाइफ को पेंशन मिलेगा। अगर वहां लिखा हुआ है कि वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो बच्चों को पूरा पैसा वापस मिलेगा, तो पूरा पैसा वापस मिलेगा। वो तो डिपेंड करता है आपने एनपीएस का एनुटी प्लान कौन सा लिया हुआ है। मैं 60% की बात सर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा ना। अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया, उसके बाद डेथ होता है, तो फिर कोई एक बार आपने साइन कर दिया कि मेरे को ये पैसा 60% चाहिए, उसके बाद सब्सिक्वेंट किसी की डेथ होता है, इट इज इमटेरियल ना, दैट मनी विल कम टू यू ना ऑलरेडी। ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी, मैं एक ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर बोल रहा हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से। ये जो यूपीएस की स्कीम है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज को भी एक्सटेंड हो गई थी 30 अप्रैल को। वो डीओपीटी ने सर्कुलर जारी किया था, लेकिन हम लोग जब ईएनपीएस में उसका ऑप्शन ईएनपीएस में जब जाते हैं माइग्रेशन वाले ऑप्शन में, तो हम माइग्रेट कर नहीं पाते हैं। वो लिख के आ जाता है कि ओनली स्टाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एलिजिबल फॉर यूपीएस। तो वो बड़ी समस्या है। अब 10 दिन बचे हैं इसको ऑप्ट करने के लिए, तो हम लोग ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसका ये हमने देखिए सर, सीआरए को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये डिपार्टमेंट है, दे आर पार्ट ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, दे आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, those forms will be uploaded. If there is any discrepancy, my humble request to you is please write it down to the CRA and ask the CRA that you please reply whether this department is eligible or not eligible, because we cannot comment you are eligible or not eligible. Your department has to confirm that they are eligible for this body, this benefit, because they are the central government autonomous bodies. So please write it down to the CRA. Only thing I can do is that this session is recorded. We will already conveyed. We will try conveyed. I am meeting them tomorrow. This problem is coming. You please clarify to those people whether they are part of this or not. I will try to do that. Thank you. Yes, I have to close. Yes. सर, हम रिटर्न हुआ था और B2 फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया, बट डीडीओ का बस वो नहीं कर पा रहा है, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, क्या करें?
सर वही मैं बोल रहा हूँ, ये सारे के जितने भी आप प्रॉब्लम्स बता रही हैं, ये सब ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ रही हैं। इसमें सीआरए जो है वो हेल्प कर सकता है। तो अभी आपका जितने भी क्वेश्चन आज आप लोगों ने पूछे, 60% क्वेश्चन वो सीआरए रिलेटेड है। तो मैं इसका आंसर आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि सीआरए को इन्फॉर्म करने के लिए, और हम हमको इन्फॉर्म करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इमीडिएटली सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अनलेस एंड अनटिल सरकार इसको एक्सटेंड करती है तो आप लोगों के लिए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, जैसा मैंने आपको नंबर दिया सीआरए का, ईमेल आईडी दिया है, आप ईमेल पे उनको रिमाइंडर मत डाल दीजिए कि हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट देयर इज अ ट्रेल, देयर इज अ रिकॉर्ड दैट दे आर नॉट एबल टू डू इट, एंड you can tomorrow say that we have tried, we could not do it. So I request you to do that. सर एक सवाल है सर, Yes, प्लीज। sir. Last question. Yes, sir. ये सर, ये कह रहे थे सर कि यूपीएस में पार्शियल विड्रॉल अगर करते हैं तो वो आईसी के थ्रू पार्शियल विड्रॉल होगा सर? नहीं सर, देखिए पार्शियल विड्रॉल आपका, देखिए अभी आप पैसा डाल रहे हैं 10% और सरकार डाल रही है 10%, ठीक है। और जो आपका एनपीएस का कॉर्पस है वो यूपीएस के अंदर आ जाएगा। ये आपका होगा इंडिविजुअल कॉर्पस। आप इसमें से आप कभी भी पार्शियल विड्रॉल करेंगे तो वो इंडिविजुअल कॉर्पस में से ही निकलेगा, ठीक है। और इसे रिप्लेनिश कैसे करेंगे इंडिविजुअल रिप्लेनिश क्या है कि कॉर्पस? अगर सपोज करो आपने अभी, आपको जून के महीने में जरूरत पड़ी, आपने जून के महीने में कुछ पैसा निकाल लिया, तो अभी आप क्या करें, अगले महीने से या 3 महीने या 6 महीने 1 साल के बाद, जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं, कोशिश करिए कि जो पैसा आपने निकाला है वो पैसा वापस जाए। अगर क्योंकि आपका आईसीबीसी पेंशन कम हो जाएगा। अगर आपने प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। अगर आपको लगता है कि मेरे पार्शियल विड्रॉल करने से मेरा आईसी नहीं हो रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फिर आप कर लीजिए, रिप्लेनिशमेंट कर लीजिए। देखने में ऑन है, ऊपर बट आपको ये देखना है कि आपका आईसीबीसी से कम होगा तो पेंशन कम होगा। वो सर अगर रिप्लेनिश करना होगा सर, वो किस थ्रू से, किस आप फिर ऑनलाइन, जैसे एनपीएस के अंदर हम ऑनलाइन करते हैं ना, आप ऑनलाइन लॉग इन करिए और अपना नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, वो तो नॉर्मल है, उसका वो इशू नहीं है। अगर आपको करना है तो जैसे अभी आप यूपीएस के अंदर, क्योंकि आपका पैन नंबर तो सेम ही रहेगा, अभी हम सब लोग एनपीएस में क्या करते हैं, आप लॉग इन करिए और अपना पैसा, और अगर आपको लगता है तो अपने डीडीओस के थ्रू भी, अभी तो इवन सरकार ने आपको ये बोला है कि आप अपने जो नोडल ऑफिसर है उनको बोल सकते हैं कि मेरे को इस महीने 10% की जगह मेरे को ज्यादा पैसा डालना है, तो वो आपको पैसा काट के डाल देंगे, लेकिन सरकार 10 ही डालेगी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालने का प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे डाल सकते हैं, दोनों तरह से डाल सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट के थ्रू भी डाल सकते हैं और अपने आप भी डाल सकते हैं। सर अगर डिपार्टमेंट ने अगर कर दिया, डिपार्टमेंट के थ्रू अगर स्टार्टिंग से अगर डलवाना शुरू करेंगे तो उसके बाद क्या खुद से इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। अगर देखिए सर, अभी आप अपने डिपार्टमेंट को बोलिए कि मेरा 10% नहीं, आप मेरा 20% काटिए बेसिक पे और डीए का, तो वो मना नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारे जो पीएफआरडीए का रूल है, अगर कोई भी एम्प्लॉई चाहे तो वो 10% से ज्यादा बेसिक पे का डीए का इन्वेस्ट कर सकता है अपने इंडिविजुअल कॉर्पस, और अगर वो नहीं करते हैं तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। सर ओके सर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सर एक लास्ट क्वेरी थी। हेलो, थैंक यू सर। सर एक्चुअली हमने इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड करा है, तो अगर परमिशन हो तो क्या हम इसे YouTube पर डाल सकते हैं फॉर स्टाफ बेनिफिशियन? नहीं सर, प्लीज डोंट डू इट, देयर आर कॉपीराइट इश्यूज आर देयर, प्लीज डू नॉट डू इट। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। Because then you will be accountable for anything. These sessions are for illustration basis. We have given you the notification as per better understanding. We have given all the details. Please do not do it on a public platform. It will create a problem. सर ये पूछना चाह रहे हैं सर, we wish to hear such type of session again, so it will be telecast again sir, tomorrow or yes, I think if you go to this website, yes, there is a session every day we have planned, so you can participate in another session also. Whatever update will come, we are going to give every day. Sir, thank you. Okay, thank you. Sir, thank you. One last question, sir. Yes, sir. Yes, madam. Sir, you please confirm that a leave encashment is there in NPS or UPS? No, not at all. As on date. Okay, thank you so much. Thank you very much. Okay, everybody, thank you very much. Thank you. Good night, take care, and sorry for some operational issues. I can't answer, so I'll try to get back whatever I can do while speaking to the CRS. Thank you very much. Take care. Good night. Thank you, sir.
सर मेरा एक क्वेश्चन है सर काट दिया।